हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल किड गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के यूनिट 3 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज अभी तक हम लोगों ने वॉल्स तक के पार्ट कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लोर वाला पार्ट फ्लोर से आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। अगर आप इन नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लोर होता क्या है। फ्लोर इज द फाइनल लेयर ऑफ बिल्डिंग सरफेस। ये जो बिल्डिंग की जो सतह होती है, ये उसका एक फाइनल लेयर होता है, सबसे फाइनल लेयर। दैट प्रोवाइड्स अ वॉकिंग सरफेस, एस्थेटिक एंड ड्यूरेबिलिटी। जो कि एक चलने लायक एक सतह हमें प्रोवाइड करता है। यह देखने में सुंदर भी होता है और इसके अलावा ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसकी लाइफ काफ़ी अधिक होती है अगर इसका रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए तो। कॉमन टाइप्स इंक्लूड टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, कंक्रीट, वुडन एंड विनाइल फ्लोरिंग बेस्ड ऑन यूज एंड कॉस्ट। यानी कि आपको जिस प्रकार से आपको यूज होगा और जैसी आपका बजट है उस अकॉर्डिंग आपका जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स है। वैसे तो काफ़ी अलग अलग कॉमन टाइप्स आते हैं, तो उनमें सबसे कॉमन है वो है टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, कंक्रीट, वुड और विनाइल फ्लोरिंग। ये सबसे कॉमन होते हैं। और गुड फ्लोरिंग रिक्वायर्ड सबसे एक गुड फ्लोर की विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो लेवल में होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, यानी कि उस पर चलते समय ऐसा नहीं कि कोई स्लिप करके गिर जाए। वो वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि अगर कोई चले और चलते चलते वो घिसने लगे। और उसकी साफ सफाई काफ़ी आसानी से हो जानी चाहिए। इसके अलावा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। अब बात करें कि अगर एक अच्छे फ्लोर की क्या क्या विशेषताएं हैं, गुड रिक्वायरमेंट, तो इसे स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए काफ़ी। इसके अलावा इसे स्मूथ और लेवल सरफेस होना चाहिए। लेवल से मतलब ये है कि इसे केवल इतनी टिल्ट ही होना चाहिए कि यह पानी के बहाव को, मतलब पानी अगर उस पर पड़े तो बह करके अपने ड्रेनेज से चला जाए बाहर। इस पे चलते समय यह स्लिप नहीं खाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसे क्लीन और मेंटेन करना काफ़ी इजी होना चाहिए। इसे डैम्पनेस और मॉइस्चर यानी पानी के कारण जो हमारे डिफेक्ट्स आते हैं उसको यह रजिस्ट करना चाहिए। इसके अलावा यह फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ऐसा ना हो कि उसमें आग लग जाए। इस केस में आपका आपका जो वुडन फ्लोर है वो इसमें डीमेरिट है इसका कि वो फायर रेजिस्टेंट नहीं होता है। इसको इकोनॉमिकल होना चाहिए कॉस्ट में भी और मेंटेनेंस में भी, यानी कि इसको बनाते समय भी हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना लगे और इसको मेंटेन करने में भी हमारा बहुत कॉस्ट ना लगे। इसके अलावा यह देखने में काफ़ी अच्छा होना चाहिए और काफ़ी शानदार फिनिश इसको देनी चाहिए। बात करें अगर कि टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग के हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं तो इसमें कई सारे टाइप्स हैं। इसमें कुछ यहाँ पर भी है और कुछ आगे भी है। जैसे कारपेट्स एंड रफ फ्लोरिंग। Carpets and rough are soft floor covering made from wool, nylon and synthetic fibers। ये कारपेट्स या फिर रफ जो होते हैं वो काफ़ी एक सॉफ्ट फ्लोर कवरिंग होते हैं जो कि वूल से, नायलॉन से या फिर सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। ये आपको कंफर्ट, वार्म और नॉइज लेवल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये कंफर्ट और वार्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो सबसे कॉमनली कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये लिविंग रूम में यूज किए जाते हैं और बेडरूम्स में यूज किए जाते हैं एस्थेटिक और कॉजी इंटीरियर्स के लिए। बात करें सेकेंड फ्लोरिंग की, वो है आपका विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग इज अ सिंथेटिक फ्लोरिंग मटेरियल। विनाइल फ्लोरिंग एक सिंथेटिक फ्लोरिंग मटेरियल है जो कि पीवीसी मटेरियल से बना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो कि आप पीवीसी पाइप जनरली देखते हैं, उन्हीं मटेरियल्स का ये भी फ्लोर बना होता है। कई जगह पे इसका यूज कर लिया जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसमें मेंटेनेंस कम होता है और यह कई कलर्स और डिज़ाइंस में अवेलेबल होता है। इसका यूज किचन, बाथरूम्स और कॉमर्शियल एरिया में किया जाता है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है, इसकी सहनशीलता अधिक होती है।
जो आपका अगला टाइप का फ्लोरिंग है वो है आपका वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग इज मेड फ्रॉम नेचुरल वुड लाइक टीक, ओक और इंजीनियर वुड। यानी कि जो आपके लकड़ी के फर्श होते हैं जहाँ पर आपको बेसिकली बास्केटबॉल कोर्ट और डांसिंग हॉल में लगाए जाते हैं, ये सभी नेचुरल वुड से मिल करके बने होते हैं, जैसे कि टीक या फिर ओक या फिर इंजीनियर्ड वुड जो होते हैं उससे मिल करके बने होते हैं। ये एक वार्म एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करते हैं और कंफर्टेबल होते हैं चलने के लिए। इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है घरों में, होटल्स में, और ये प्रीमियम फिनिश प्रोवाइड करते हैं। स्टोन फ्लोरिंग आपके कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल से मिल करके बने होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं इस तरह के फ्लोरिंग बनाने में, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और स्लेट। ये सभी हाईली ड्यूरेबल होते हैं। ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, और यह इंडोर और आउटडोर यूज़ दोनों के लिए सूटेबल होते हैं। इनका यूज हाई एंड बिल्डिंग्स और एरियाज में किया जाता है, जहाँ पर हैवी फुट ट्रैफिक होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। बात करें अगर अगले फ्लोरिंग मटेरियल की, तो वो है हमारा ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग नाम से क्लियर है, इसमें ब्रिक का यूज होगा। ये फ्लैट ब्रिक्स, मोटार बेड के ऊपर फ्लैट ब्रिक्स बिछाते हैं, लेड वगैरह बेड ऑफ मोटार। ये रफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और मोस्टली सबसे ज़्यादा ये कोर्टयार्ड्स, स्टोर्स और सेट्स में इनका यूज किया जाता है। ये एक अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें पॉलिश और फिनिश का लैक होता है, यानी इनमें पॉलिश और फिनिश नहीं मिल पाता। जो आपका अगला फ्लोरिंग है वो है आपका ग्लास फ्लोरिंग। ग्लास फ्लोरिंग यूज टफेंड एंड लेमिनेटेड ग्लास पैनल्स। ग्लास फ्लोरिंग, चूंकि अगर ग्लास पे पैर पड़ेगा तो वो चिटक सकता है, इसलिए इसमें जो ग्लासेस यूज किए जाते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, या फिर लेमिनेटेड ग्लास पैनल्स होते हैं, जो कि काफ़ी इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। ये लाइट के ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं और एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देते हैं। इनका यूज डेकोरेटिव एप्लीकेशंस में, सीढ़ियों में और व्यू पैनल्स में इसका यूज किया जाता है। आप कई तरह के वीडियोस में देखे होंगे कि ग्लास की सीढ़ियाँ हैं। बात करें अगर टाइप्स ऑफ फ्लोर्स की, टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, तो उसमें सबसे पहला आपका ग्राउंड फ्लोर। ये बेसिकली आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला है इसमें ग्राउंड फ्लोर। इट इज़ द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग दैट इज एट नियर द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल के पास जो आपका फ्लोर होगा उसे ग्राउंड फ्लोर कहेंगे। ये मैक्सिमम लोड को बियर करता है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग और डैम प्रूफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है फ्लोर की। इसमें जो कॉमन मटेरियल यूज किए जाते हैं वो हैं कंक्रीट, टाइल्स और स्टोन ड्यूरेबिलिटी के लिए। दूसरा है आपका अपर फ्लोर। दीज आर फ्लोर्स अबव द ग्राउंड लेवल इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ये सभी फ्लोर ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाए जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। ये हल्के होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि ये स्ट्रक्चरल लोड को रिड्यूस कर सकें। कॉमन मटेरियल्स में कौन कौन से यूज किए जाते हैं? वुडन जॉइंट्स, आरसीसी स्लैब या फिर स्टील के सेक्शंस का यूज इनमें किया जाता है। अब बात करें कि कौन कौन से फ्लोरिंग मटेरियल्स आपके यूज हो सकते हैं आपके फ्लोर बनाने में, तो मड एंड मूरम, यानी कि जो आपकी मिट्टी और मूरम होती है वो। इसके अलावा ब्रिक्स, कंक्रीट, टेराजो एक मटेरियल, एक फ्लोरिंग का टाइप होता है। टाइल्स, फ्लेग, मोज़ैक, मार्बल, वुड या टिम्बर, और इसके अलावा ग्रेनुलोथिक फिनिश। इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल्स हैं जिनसे फ्लोर बनाया जा सकते हैं। अगर बात करें कि ग्राउंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इनमें आप जो सबसे ये पहला वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं आपका, ये जो आपका सबसे पहला वाला पोर्शन है इसे कहते हैं हम लोग सबग्रेड। दिस इज द नेचुरल सॉयल लेयर। ये नेचुरल सॉयल लेयर होती है जो कि प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड किया जाता है ताकि यह फ्लोर के लोड को बियर कर सके। ये स्ट्रॉन्ग सबग्रेड होता है। स्ट्रॉन्ग सबग्रेड अगर होगा तो यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा
और फ्यूचर में जो भी सेटलमेंट्स हैं उनको रोकने का काम करेगा। आप कहीं भी देखते होंगे कि अगर कहीं पे फर्श अगर टूट गई है तो उसका सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि उसकी प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है। जो आपका दूसरा है वो है प्लिंथ फिलिंग, जो आपका ये दूसरा दूसरा नंबर है। यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं हम लोग प्लिंथ फिलिंग। प्लिंथ फिलिंग होता क्या है? प्लिंथ मटेरियल्स लाइक साउंड सैंड मूरम और सॉयल इज एडेड अबव द सबग्रेड। सबग्रेड के ऊपर सैंड मूरम या फिर सॉयल की लेयर को ऐड करते हैं। ये फ्लोर लेवल को रेस करने का काम करता है और एक फर्म बेस प्रोवाइड करता है, एक समतल बेस प्रोवाइड करता है फर्दर लेयर्स के लिए। तीसरा है आपका डीपीसी। डीपीसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपको रेड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह है आपका डीपीसी। डीपीसी क्या काम करता है कि वाटर प्रूफ लेयर। डीपीसी क्या होती है? एक वाटर प्रूफ लेयर होती है जो कि जनरली बिटुमिन या फिर कंक्रीट की बनाई जाती है। ये मॉइस्चर, ग्राउंड से जो भी मॉइस्चर आ रहा है उसको रोकने का काम डीपीसी करता है। ये इट प्रोटेक्ट द फ्लोरिंग एंड वॉल फ्रॉम डैम्पनेस एंड डीके। यह फ्लोरिंग और वॉल को डैम्पनेस और डीके से बचाता है। जो आपका चौथा पॉइंट है वो है बेस कंक्रीट। बेस कंक्रीट हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, कहाँ पर है? ये रहा आपका बेस कंक्रीट। अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट लेयर अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट लेयर इज लेड ओवर द फिलिंग। यानी कि जो आप फिलिंग की है सैंड और मूरम की, उसके ऊपर एक प्लेन सीमेंट की लेयर इसको बिछा दिया गया। ये एक स्ट्रॉन्ग और लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है फ्लोरिंग मटेरियल्स के लिए। जो आपका अगला पार्ट है वो है फ्लोरिंग लेयर। फ्लोरिंग लेयर इट इज द टॉप विजिबल लेयर। ये सबसे टॉप विजिबल लेयर होती है जो कि टाइल्स, स्टोन या फिर कंक्रीट का बना होता है। और इसी फ्लोरिंग लेयर, ये जिस मटेरियल का बना होता है उसी के नाम पर इसका नाम भी रख दिया जाता है इस फ्लोर का। ये फ्लोर जो होता है ये एक फाइनल फिनिश देता है। ये एक अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस भी इसी से मिलती है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट भी इसका यही है। अब बात करते हैं कि स्कर्टिंग होती क्या है। बात करें अगर कि स्कर्टिंग क्या है तो इट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ फ्लोरिंग। ये फ्लोरिंग मटेरियल की एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है जो कि वॉल बेस के अलोंग लगाई जाती है। ये वॉल को डैमेज से बचाती है और इंटीरियर अपीयरेंस को एनहांस करती है। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये होती कैसे है। मान लीजिए आपकी दीवार में कोई ऐसे लंबी आपकी ये दीवार है। इस पर ये आपका कुछ इस तरह से आपका फ्लोर है। ये क्या है आपका? ये है आपका वॉल। तो इसमें स्कर्टिंग होती क्या है? कई जगह आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऐसे कई जगह आप देखते होंगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक टाइल्स, अगर आपके घर पे टाइल्स लगा होगा तो इस तरह से टाइल्स का ये सरफेस होगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्कर्टिंग। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल फिक्स्ड अलोंग द वॉल बेस। ये एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है फ्लोरिंग मटेरियल की जो कि वॉल बेस के अलोंग फिक्स की जाती है। ये वॉल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है और इंटीरियर अपीयरेंस को इनहेंस करती है। अब अगर बात करें कि किसी फ्लोरिंग मटेरियल के सिलेक्शंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है पर्पस। क्योंकि हमारा जैसा पर्पस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोरिंग मटेरियल को अ, हम लोग यूज़ करेंगे कि हमारा किस प्रकार का फ्लोरिंग मटेरियल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे।
तो फ्लोरिंग शुड बी सिलेक्टेड वेदर द एरिया इज रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पर कम ड्यूरेबिलिटी का भी जो मटेरियल है वो चल जाएगा, लेकिन जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ पर काफ़ी हैवी लोड्स आने वाले हैं। वहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर केमिकल्स भी गिरे, तो वो सब उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको चूज़ करेंगे। सेकेंड है आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी। द मटेरियल मस्ट विदस्टैंड द वेट ऑफ फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड ह्यूमन ट्रैफिक। हम लोग जो भी फ्लोरिंग सिलेक्ट करने वाले हैं वहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि आपका ट्रैफिक तो आने ही वाला है, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वहाँ के इक्विपमेंट रखे हों या फिर वहाँ पर फर्नीचर रखे हों। अगर हमारा फ्लोर मटेरियल इन लोड्स को बियर ही नहीं कर पा रहा है तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी हाई हो। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी, कि उसकी ड्यूरेबिलिटी। जो आपका फ्लोरिंग मटेरियल है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, काफ़ी लंबे समय तक चलना चाहिए और वियर और टियर से इसे बचाना चाहिए। ये काफ़ी अधिक ड्यूरेबल होना चाहिए। जो आपका चौथा पॉइंट है वो है आपका क्लाइमेट कंडीशंस। मटेरियल शुड बी सुटेबल फॉर लोकल वेदर, मॉइस्चर रेजिस्टेंट इन वेट एरियाज, हीट रेजिस्टेंट इन हॉट रीजन्स। जो आपका मटेरियल है वो लोकल वेदर मॉइस्चर के लिए लोकल वेदर के लिए सूटेबल होना चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होना चाहिए वेट एरियाज में, और हॉट रीजन्स में ये हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। जो आपका पांचवा पॉइंट है वो है मेंटेनेंस नीड्स। इजी टू क्लीन एंड लो मेंटेनेंस फ्लोरिंग इज प्रेफरेबल फॉर रेगुलर यूज। हम हमारे रेगुलर यूज़ के लिए हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हमारा जो फ्लोर है वो काफ़ी आसानी से वो साफ़ हो जाए, और जब उसके मेंटेनेंस की बारी आए तो वो काफ़ी कम मेंटेनेंस उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग वो हमारा प्रेफरेंस रहेगा उस फ्लोरिंग मटेरियल का। जो आपका छठा है वो है एस्थेटिक अपीयरेंस। द फ्लोरिंग शुड कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन एंड इनहेंस विजुअल अपील। जो आपका फ्लोरिंग है वो ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन को वो प्रेजेंट करना चाहिए, काफ़ी उसी को जो है इंडिकेट करना चाहिए, और विजुअल अपील जो हमें देखने में फ्लोर लगेगा वो काफ़ी सुंदर लगना चाहिए। बात करें अगर बाकी टाइप्स के फ्लोरिंग मटेरियल की, कुछ तो हमने वहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। जो बाकी अदर टाइप्स के हैं वो है मड फ्लोरिंग। It is made using a mixture of soil, water and cow dung, which is eco-friendly and low cost. अभी अगर आप में से कुछ लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो अभी भी देखते होंगे कि अभी तो खैर अभी नहीं हो रहा है, आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि मिट्टी और गाय के गोबर और बालू मिला करके, पानी मिला करके फर्श को लीपा जाता था। हमारी मम्मी और दादी लोग जो लीपती थी, तो वही है आपका मड फ्लोरिंग, उसी को हम लोग मड फ्लोरिंग कहते हैं। ये मिट्टी, वाटर और जो गाय का गोबर होता है उसी को मिला करके उससे लीपा जाता है, जो कि इको फ्रेंडली होता है और ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है। ये गर्मियों में ठंड प्रदान करता है जो कि रूरल और हॉट रीजन के लिए आइडियल होता है। इसमें फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे, आप अगर देखे होंगे कि लगातार जो है एक आध हफ्ते में या फिर 2-4 दिन में वो लीपा जाता था रेगुलर, तो उसे रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है, और ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता, यानी कि अगर इस पे पानी गिर गया तो वो पता चलता रहता है। नेक्स्ट टाइप है आपका मूरम फ्लोरिंग। ये डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट या फिर डिकम्पोज्ड ग्रेनाइट स्टोन से बना होता है। डिसइंटीग्रेटेड मतलब टूटा हुआ, यानी जो लैटेराइट चट्टान होती है जब उसकी वेदरिंग होती है तो वो टूट जाते हैं, तो उससे मिल करके या फिर ग्रेनाइट स्टोन की डिकम्पोजिशन से मिल करके आपका मूरम बना होता है। ये बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मड फ्लोरिंग की तुलना में। ये पाथवे और विलेज हाउस के लिए सुटेबल होता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जो आपका अगला टाइप है वो है ब्रिक फ्लोरिंग, जो कि हमने देख चुका है पीछे। इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपका फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। फ्लैग स्टोन क्या होता है? इट इज मेड ऑफ यूजिंग लार्ज फ्लैट नेचुरल स्लैब्स लाइक स्लेट और सैंडस्टोन। आपने देखा होगा कि कई बार
अगर आप राजस्थान या फिर जयपुर साइड में जाएंगे तो आप कुछ कई जगहों पर देखेंगे कि स्लेट या फिर सैंडस्टोन के आपके लगे हुए हैं पत्थर। इसके अलावा आप जब बनारस बनारस की घाटों पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पत्थर पत्थर के जो आपके वे लगे हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि उनके स्लैब्स छोटे छोटे पत्ते पत्ते काटे जाते हैं और उनको लगाया जाता है। ये काफी ड्यूरेबल होते हैं और आउटडोर एरिया जैसे कि कोर्टयार्ड या फिर बारामदा के लिए काफी सुटेबल माने जाते हैं। इनको ये काफी प्रॉपर तरीके से इसको बिछाना चाहिए ताकि अनइवन सरफेस ना बने। जो आपका अगला फ्लोरिंग है वो है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ये सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से मिलकर के बना होता है जो कि एक हार्ड सरफेस की तरह बिछाया जाता है। ये स्ट्रांग होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है और इंडस्ट्रियल या फिर रेजिडेंशियल यूज के लिए सुटेबल होता है। इसे पॉलिश किया जा सकता है ताकि हमें स्मूथ फिनिश मिल सके। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसकी लाइफ काफ़ी अधिक होती है। जो आपका अगला फ्लोरिंग है वो है टेराजो फ्लोरिंग। इट इज़ मेड बाय एम्बेडिंग मार्बल चिप्स इन सीमेंट कंक्रीट एंड पॉलिशिंग इट। क्या होता है कि आप सीमेंट कंक्रीट का आपने बनाया और उसके बिना सेट हुए ही उसमें आपने मार जैसे कि अभी आप ये देखिए, ये मान लीजिए आपका फ्लोर था सीमेंट कंक्रीट का, आपने इसमें ताज़ा-ताज़ा बनाया। उसके बाद फिर आपने क्या कर दिया कि इसमें मार्बल चिप्स आपने इस तरह से एम्बेड कर दिए हैं। मार्बल और टाइल्स, मार्बल के जो भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं, वो आपने इस तरह से उसमें लगा दिए हैं। तो इस तरह से आपने कई सारे शेप के डिफरेंट-डिफरेंट शेप्स के इस तरह से आपने लगा दिए हैं। तो वो क्या होगा आपका टेराजो फ्लोरिंग के रूप में उसको जाना जाएगा। ये आपका टेराजो फ्लोरिंग होगा। इट इज मेड बाय एम्बेडिंग मार्बल चिप्स इन सीमेंट कंक्रीट एंड पॉलिश्ड। उसको इम्बेड करके उसके बाद इसकी पॉलिशिंग कर दी जाती है। कार्बोरेंडम पत्थर और बाकी कई सारे इसमें मशीन्स भी आ गई हैं। ये स्मूथ होती है, अट्रैक्टिव होती है और वेरियस कलर पैटर्न्स में ये अवेलेबल होती है। ये कॉमनली कहाँ पर यूज किया जाता है? हॉस्पिटल्स में, पब्लिक बिल्डिंग्स में, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है और ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। जो आपका अगला फ्लोरिंग है वो है आपका मोज़ेक फ्लोरिंग। इट इज़ द इट इज़ द framed by setting small pieces of colored stone और टाइल्स इन अ पैटर्न। ये किस तरह से कि छोटे छोटे कलर स्टोन या फिर टाइल्स को एक पैटर्न में सेट करने पर ये हमें प्राप्त होती हैं। ये डेकोरेटिव होती हैं, वर्सेटाइल होती हैं और इनका यूज़ किया जाता है घरों में और पब्लिक बिल्डिंग्स में। इसके लिए स्किल लेबर्स की आवश्यकता होती है और इनका मेंटेनेंस ज़रूरी होता है ताकि ये अपना अपीयरेंस को प्रिजर्व कर सकें, अपने बचाए रख सकें। जो आपका अगला फ्लोरिंग है वो है आपका टाइल फ्लोरिंग। इट इन्वॉल्व्स लेइंग सिरेमिक, पोर्सिलिन और विट्रीफाइड टाइल्स और मोर्टार। इन ये किसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? सिरेमिक टाइल्स, पोर्सिलिन टाइल्स या फिर विट्रीफाइड टाइल्स को मोर्टार के ऊपर हम लोग लगाते हैं। इनको साफ करना आसान होता है। ये कई सारे डिज़ाइन और साइज में अवेलेबल होते हैं। ये किचन, बाथरूम और लिविंग एरिया के लिए सूटेबल होते हैं। बात करें अगर अगले की तो वो है आपका मार्बल फ्लोरिंग। इन सब पर आपका शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, तो इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लेना आपको ज़रूरी है। ये काफ़ी लग्ज़ूरियस फ्लोरिंग है जो कि पॉलिश्ड मार्बल स्लैब से मिलकर के बनी होती हैं। ये एलिगेंट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं मंदिरों में, होटल्स में और हाई एंड होम्स में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके लिए सीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये सील होना चाहिए और इनको मेंटेनेंस किए रहना चाहिए ताकि ये अपने स्ट्रेंथ को, अपनी चमक को जो है बरकरार रख सकें। अब आपके सिलेबस में चूंकि स्पेसिफिकली मेंशन है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है आपके फ्लोरिंग को किस प्रकार से यूज किया जाए, किस प्रकार से बिछाया जाए। डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ लेइंग ऑफ डिफरेंट फ्लोरिंग्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरिंग है उसको बिछाने के कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं।
तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। जो आपका सबसे पहला है वो है आपका कंक्रीट मेथड, जिसमें वीडीएफ, वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग, वो कंक्रीट। इसमें जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो रेडी मिक्स कंक्रीट यूज किया जाएगा, M20 ग्रेड या फिर M25 ग्रेड का। M20 या M25 क्या होता है ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, पीछे के वीडियो लेक्चर्स में। इसके अलावा हमें फ्लोर हार्डनर का यूज करना होगा, वीडीएफ मशीन का यूज करना होगा, ट्रॉवेल जिसे करनी कहते हैं, और स्क्रीड वाइब्रेटर, एक टाइप का वाइब्रेटर होता है, उसका यूज हमें करना रहेगा। अब इसको बिछाने के कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप मेथड हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है सरफेस प्रिपरेशन। इंश्योर द सब सरफेस पीसीसी और आरसीसी इज लेवल, क्लीन एंड वेट बिफोर पोरिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोग सरफेस को प्रिपेयर करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी आपका सब बेस है, या तो वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना हो या फिर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बना हो, वो लेवल में होना चाहिए, साफ में होना चाहिए, और कंक्रीट डालने से पहले उसको वेट कर देना चाहिए पानी डाल करके। उसके बाद हम लोग फॉर्मवर्क लगाएंगे और उसकी लेवलिंग करेंगे। फॉर्मवर्क पैनल्स और लेवल गाइड्स को स्लोप या फिर डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रखेंगे। देन उसके बाद हम लोग उसमें कंक्रीट को पोर करेंगे, उसमें डालेंगे, उसको फैलाएंगे और उसको स्क्रीड वाइब्रेटर के थ्रू कॉम्पैक्ट कर देंगे। देन उसके बाद फिर हमारा अगला आता है स्टेप वैक्यूम डिवाटरिंग। यूज द वीडीएफ मशीन टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम डेंसर कंक्रीट। हम लोग वीडीएफ मशीन को यूज करेंगे ताकि हमारा जो एक्सेस वाटर है उसमें कंक्रीट में वो निकल जाए और हमें काफ़ी डेंस कंक्रीट प्राप्त हो। नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रॉवलिंग। यूज पावर ट्रॉवलिंग टू फिनिश द सरफेस स्मूथ एंड इवन। हम लोग पावर ट्रॉवलिंग का यूज करेंगे ताकि हमारा सरफेस फिनिश स्मूथ रहे और इवन रहे, यानी एक समान रहे। उसके बाद हम लोग फ्लोर हार्डनर को फैलाएंगे, जिससे कि बिफोर फाइनल ट्रॉवलिंग, यानी कि फाइनल रूप से उसको लेवल करने से पहले हम लोग फ्लोर हार्डनर उस पर फैलाएंगे ताकि हमारा जो फ्लोर है वो काफ़ी जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाए। देन उसके बाद फिर हम लोग फाइनल ट्रॉवलिंग कर देंगे। उसके बाद 24 से 48 घंटे बाद हम लोग उसको कट करेंगे और कंट्रोल जॉइंट्स बनाएंगे कंक्रीट कटर की हेल्प से। उसके बाद फिर हम लोग आफ्टर स्टार्ट क्यूरिंग आफ्टर इनिशियल सेट एंड कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 7 डेज। यानी कि जब कंक्रीट की इनिशियल सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसकी कम से कम 7 दिनों तक तराई कर देंगे, क्यूरिंग कर देंगे। ये था आपका वीडीएफ कंक्रीट फ्लोरिंग का आपका प्रोसीजर, कैसे कैसे इसको बिछाते हैं। अब दूसरा है आपका मोज़ैक फ्लोरिंग मेथड। इनमें जो मटेरियल यूज होंगे वो होंगे वाइट सीमेंट, मार्बल चिप्स, पिगमेंट, या अगर कलर्ड होगा तो, अगर हमें कलर चाहिए तो उस केस में पिगमेंट, और इसके अलावा ग्राइंडिंग मशीन। बात करें अगर इनके स्टेप बाय स्टेप मेथड की, कि इनको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहला आता है बेस प्रिपरेशन। हम लोग 25 से 40 का सीमेंट मोर्टार बेड बिछाएंगे 1:4 के रेशियो का, और प्रॉपरली उसको लेवल कर लेंगे। हमारा जो भी सतह होगा उसमें 25 से 40 का सीमेंट मसाले का जो बेड बिछाएंगे, 1 संबंध 4 रेशियो का, 1 बैग सीमेंट और 4 बैग बालू, और उसको प्रॉपरली लेवल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टॉप लेयर को बिछाएंगे। इसमें हम लोग मोज़ैक मिक्सचर को सीमेंट और मार्बल चिप्स मिला करके, उसको जो हमारा मोज़ैक मिक्सचर बनेगा उसको मोर्टार के ऊपर फैला देंगे। जब वाइल इट इज ग्रीन का मतलब है कि जब ये अभी अपनी जमने की अवस्था में हो, अभी जमा ना हो, तो उस केस में हम लोग इसको फैला देंगे। जो आपका तीसरा स्टेप होगा वो होगा रोलिंग या फिर ट्रॉवलिंग। हम लोग स्टील ट्रॉवल या फिर रोलर की हेल्प से उसको चिप्स करेंगे, उसको प्रेस करेंगे और चिप्स को इवनली लेवल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्यूरिंग, यानी कि जब आपका सीमेंट जो है सेट हो जाएगा इनिशियली, उसके बाद 7 से 10 दिन तक हम लोग इसकी क्यूरिंग करेंगे, और उसके बाद हार्ड जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग सरफेस को ग्राइंड करेंगे मोज़ैक ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से 3 से 4 फेज में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा
तो फिर हम लोग इसकी ग्राउटिंग करेंगे। इसमें हम लोग जो भी छोटे-छोटे पिन होल्स रहेंगे उसको सीमेंट पेस्ट के साथ भर करके उसको फाइनर स्टोन से पॉलिश कर देंगे और उस पर वैक्स लगा देंगे ताकि हमारी शाइनिंग आ जाए। तो इस तरह से हमारा मोज़ेक का भी फ्लोरिंग का खत्म होता है पार्ट। तीसरा होता है कोटा मार्बल फ्लोरिंग स्टोन। कोटा स्टोन फ्लोरिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि कोटा स्टोन स्लैब्स का यूज मटेरियल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट स्लरी, सीमेंट मोर्टार और पॉलिशिंग मशीन का यूज करते हैं। बात करें कि इसके स्टेप बाय स्टेप मेथड इसको बिछाने का, तो फिर यह सबसे पहला स्टोन प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले ये जो भी कोटा स्टोन रहेंगे इसको कट कर लेंगे और पानी में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए डुबा करके रख देंगे। इसके बाद हम लोग 20 से 25 mm का सीमेंट मोर्टार का यूज करेंगे फ्लोर पर, जो कि 1:4 के रेशियो में आपका रहेगा। देन उसके बाद हम लोग सीमेंट स्लरी को स्लैब बॉटम पर बिछाएंगे और उसको और उसके बाद फिर जो भी हमारा कोटा स्टोन रहेगा उसको सीमेंट स्लरी को स्लैब के कोटा स्टोन के बॉटम पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको टॉप पोजीशन में रखेंगे। देन उसके बाद हम चौथा स्टेप होगा हमारा लेवल एंड अलाइनमेंट, यानी कि हम लोग स्ट्रेट एज और रबड़ मैलेट के हेल्प से हम लोग ये लेवल को इंश्योर करेंगे और उसको टाइट ज्वाइंट करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग जॉइंट्स को सीमेंट ग्राउट की हेल्प से फिल करेंगे मैचिंग शेड के अकॉर्डिंग। और ये सब होने के बाद हम लोग फ्लोर को 7 दिनों तक वेट रहने देंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग पॉलिश मशीन की सहायता से उसको पॉलिश कर देंगे ताकि हमारा सरफेस स्मूथ हो जाए। आपका अगला फ्लोरिंग है वो है आपका स्लेट फ्लोरिंग मेथड। इसमें जो मटेरियल यूज करेंगे वो नेचुरल स्लेट टाइल्स यूज करेंगे, सीमेंट मोर्टार या फिर टाइल एडहेसिव, ग्राउट और सीलर का यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको बिछाने के मेथड की बात की जाए तो सबसे पहला टाइल प्रिपरेशन। सबसे पहला आएगा इसमें टाइल प्रिपरेशन, यानी कि हम लोग टाइल्स को साफ करेंगे और उसको स्लेट टाइल्स को सोक कर देंगे पानी में फिक्स करने से पहले। उसके बाद फिर हम लोग एक 20 से 30 mm की सीमेंट मोर्टार की बेड बिछाएंगे 1:5 के रेशियो में। देन हम लोग मोर्टार या फिर एडहेसिव हम लोग टाइल्स के पीछे वाली साइड पर अप्लाई करेंगे और उसको बेड पर फर्मली प्रेस कर देंगे आराम से। देन उसके बाद फिर हम लोग 24 घंटे के बाद जॉइंट्स को फिल करेंगे सीमेंट या फिर इपॉक्सी ग्राउट के हेल्प से। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा सरफेस रहेगा उसको स्पंज की सहायता से हम लोग उसको क्लीन कर देंगे और फिर स्टोन सीलर अप्लाई कर देंगे ताकि ये जो हमारा टाइल्स जो भी हमारा ये है ये मॉइस्चर से बचा रहे और ये चमकदार बना रहे हैं। अगला आपका फ्लोरिंग मटेरियल है वो है आपका मार्बल फ्लोरिंग मेथड। मार्बल इसमें मटेरियल जो यूज करेंगे वो मार्बल के स्लैब्स यूज करेंगे, सीमेंट पेस्ट या फिर एडहेसिव यूज करेंगे, मार्बल स्लरी यूज करेंगे और पॉलिशिंग पाउडर यूज करेंगे। बात करें कि अगर इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप बिछाएंगे तो सबसे पहले हम लोग स्लैब को सिलेक्ट करेंगे और उसमें सूखा है उसको रख देंगे। मैच विंस एंड कलर्स मार्क लेआउट, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्लैब को सिलेक्ट करेंगे और ये हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे कैसे बिछाना है, उसका लेआउट रेडी कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ्लोर को क्लीन करेंगे और उसके ऊपर सीमेंट मोर्टार 1:4 के रेशियो में बिछाएंगे या फिर टाइल्स एडहेसिव का हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग सीमेंट स्लरी को स्लैब्स के अंदर अप्लाई करेंगे और उसको प्रेस कर देंगे पोजीशंस के रूप में जहाँ पे हमने पहले सेट किया था कि हमें इस तरह से बिछाना है। उसके बाद फिर हम लोग उसको सील कर देंगे, जॉइंट्स को फिल कर देंगे वाइट सीमेंट और पिगमेंट मिक्स के हेल्प से। देन हम लोग सरफेस को 5 से 7 दिन तक उसकी क्यूरिंग करेंगे। सरफेस की क्यूरिंग 5 से 7 दिन तक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फ्लोर ग्राइंडर
इन स्टेज फॉर, यानी कि हम लोग उसकी ग्राइंडिंग करेंगे फ्लोर की, और कोर्स से फाइन की तरफ स्टेज में, और ताकि हमारा स्मूथ फिनिश मिल सके। उसके बाद फिर हम लोग वैक्स वैक्स या फिर डायमंड पैड से उसको पॉलिश कर देंगे ताकि हमें मिरर फिनिश मिल सके। आपका जो अगला फ्लोरिंग मटेरियल है वो है ग्रेनाइट फ्लोरिंग। इसमें जो मटेरियल्स यूज करेंगे वो आपका, चूंकि ग्रेनाइट फ्लोरिंग है इसलिए ग्रेनाइट स्लैब का यूज करेंगे, इपॉक्सी या फिर सीमेंट एडहेसिव का यूज करेंगे, डायमंड पॉलिशिंग पैड्स का यूज करेंगे। बात करें कि इसके स्टेप बाय स्टेप मेथड की, तो सबसे पहले आता है आपका स्लैब प्रिपरेशन। आप ग्रेनाइट को साइज में कट कर लेंगे, उसको बेवल या फिर चैम्फर्ड एजेस इफ नीडेड, यानी कि उसको जैसा भी उसका एज शेप देना होगा, किनारे का शेप, उसे हम लोग दे देंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग मोर्टार बेड को प्रिपेयर करेंगे 1:4 के रेशियो में, और एडहेसिव को डायरेक्टली स्मूथ सरफेस पर अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग सीमेंट स्लरी या फिर एडहेसिव को ग्रेनाइट के पीछे वाली साइड पर लगा करके उसे जहाँ पर हमें फिक्स करना होगा वहाँ पर हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारे जॉइंट्स बन रहे हैं वो यूनिफॉर्म रहे और हमारा जो सरफेस है वो लेवल में रहे। उसके बाद फिर हम लोग जॉइंट्स को इपॉक्सी या फिर मैचिंग सीमेंट ग्राउट से फिल कर देंगे, और देन उसके बाद फिर हम लोग उसकी तराई कर देंगे, क्यूरिंग कर देंगे, और उसको पॉलिश कर देंगे डायमंड पैड से हाई ग्लॉस फिनिश के लिए। जो आपका अगला फ्लोरिंग है वो है आपका टाइल फ्लोरिंग मेथड, जिसमें सिरेमिक या फिर विट्रिफाइड टाइल्स का ही हम लोग यूज करेंगे। उसके अलावा टाइल्स एडहेसिव का यूज करेंगे, स्पेसर्स का यूज करेंगे जो कि टाइल्स को स्पेस देने का काम करेंगे, उसके अलावा ग्राउट का। बात करें अगर इनको बिछाने की स्टेप बाय स्टेप मेथड की, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस को क्लीन करेंगे और उसको लेवल करेंगे और उसको हल्का सा रफ रहने देंगे। उसके बाद फिर हम लोग एडहेसिव को नॉच ट्रैवल की यूज से हेल्प से अप्लाई करेंगे एक स्मॉल वर्किंग एरिया पर। उसके बाद फिर हम लोग टाइल्स को प्लेस करेंगे और फिर फर्मली उसको प्लेस कर देंगे। टाइल्स स्पेसर का यूज करेंगे ताकि हमें यूनिफॉर्म जॉइंट्स प्राप्त हो सके। उसके बाद फिर स्पिरिट लेवल और रबर मैलेट की हेल्प से हम लोग इसके फ्लैटनेस को इंश्योर करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग 24 घंटे बाद जॉइंट्स को फिल करेंगे सीमेंट और इपॉक्सी ग्राउट के हेल्प से, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सेस जो हमारा ग्राउट रहेगा उसको क्लीन कर देंगे स्पंज के हेल्प से, और माइल्ड एसिड की हेल्प से अगर हमें नीडेड होगी तो। इस तरह से आपका फ्लोरिंग का पार्ट खत्म होता है। अब बात करें स्टेयर्स की, तो स्टेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।